Hello everyone, good morning. This is our second lecture on arithmetic progression. In our first lecture, we discussed about formation and basic concept of arithmetic progression. And in the previous lecture, we also discussed about general terms of APs, nth term of APs and about whole A, D, कॉमन डिफरेंस. ठीक है, तो जिसने हमारा फर्स्ट लेक्चर देखा नहीं है वो सीधा अगर कोई डायरेक्ट लेक्चर फर्स्ट सेकंड लेक्चर पे आया है तो वो पहले फर्स्ट लेक्चर को देखे, स्टडी करे, उसके बाद सेकंड लेक्चर पे आए. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तभी आपको ये सेकंड लेक्चर क्लियर होगा अच्छे से, अदरवाइज आपको ये लेक्चर क्लियर नहीं हो पाएगा. ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं. हमने जो लास्ट लेक्चर किया था उसमें एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर दी थी, जिसके मैंने दो हल्के हल्के क्वेश्चन, दो आसान क्वेश्चंस थे वो कराए थे. सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हमने उसमें कर लिया था कंप्लीट. अब हमारा 5.1 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बचता है, तो वो स्टार्ट करते हैं. तो पहले फोर्थ कर रहे हैं, लास्ट में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में काफ़ी सारे पार्ट्स हैं. उन पार्ट्स में कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें गिवन है. हमें बताना है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये एपी फॉर्म करेगा या नहीं करेगा. अगर एपी फॉर्म करता है तो फिर हमें उसका कॉमन डिफरेंस बताना है और उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स और हमें लिख के दिखानी है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. Which of the following forms AP? If they form, find the common difference D and find 3 more terms. वही बात है कि अगर इनमें से कौन AP है, अगर कोई है तो उसका D बताओ. D मतलब कॉमन डिफरेंस, और उसकी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स के बारे में बताओ. ये क्वेश्चन वैसे तो आप कर सकते थे, इतना मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद कर सकें, लेकिन फिर भी मैं जो इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो आपको करा देता हूँ. फिर जो बचेंगे वो आपको खुद ट्राई करने, कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं है हमारा. तो सबसे पहले काम क्वेश्चन में क्या है, ये चेक करना है कि कौन एपी फॉर्म कर रहा है, कौन एपी फॉर्म नहीं कर रहा है, कौन सा लिस्ट ऑफ नंबर एपी फॉर्म नहीं कर रहा है. तो एपी चेक करने का वही तरीका है. अगर हर लिस्ट ऑफ नंबर्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है हर नंबर के बीच में, अगर वो सेम आता है तो एपी फॉर्म होती है. मतलब डी की जो वैल्यू है हर पार्ट के लिए सेम आए तो एपी फॉर्म करता है, अदरवाइज एपी फॉर्म नहीं करता है. तो कॉमन डिफरेंस ही एक तरीका है ये बताने का कि हम जो निकाल रहे हैं वैल्यूज, जो लिस्ट ऑफ नंबर हमारे पास है वो एपी है या नहीं. उसके अलावा कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है कि आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं. पार्ट फर्स्ट, ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया. ये तो बात आपको पता ही है ना. तो A2 माइनस A1 किया मैंने तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2. फिर A3 माइनस A2 चेक किया, ये होगा A3 8 है और माइनस 4, ये कितना आ गया 4. यहीं छोड़ देंगे. हेयर A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2. अगर ये भी 2 आ जाता ना, फिर हम थर्ड पे चलते, थर्ड को चेक करते कि वो भी 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है, तो ये इक्वल नहीं आया तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस the given list of numbers does not form an AP. does not forms an AP. क्लियर है. तो इसने फॉर्म नहीं किया तो हमने लिख दिया कि दिस जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर है ये AP फॉर्म नहीं करेगा. सेकेंड पार्ट, A2 माइनस A1 करो. A2 है 5/2 माइनस 2, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 यानी कितना आ गया 1/2. फिर करते हैं A3 माइनस A2. A3 है हमारा 3 माइनस 5/2, 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 1, ये भी क्या आ गया 1/2. दोनों इक्वल आए तो फिर तो थर्ड पे जाना बनता है. ठीक है, तो अब A4 माइनस A3 तो क्या हो गया 7/2 माइनस 3, 2 3 जा 6, 7 माइनस 3, ये भी क्या आ गया 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 हो गया 1/2. तो ये सारे रेशियो इक्वल्स हैं. हेंस दिस गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी विद कॉमन डिफरेंस. क्या है कॉमन डिफरेंस, क्या डिफरेंस आ रहा है 1/2 1/2, सब में 1/2 आ रहा है तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 1/2 विद D इज इक्वल टू 1/2. अब हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स और लिखनी है. नेक्स्ट 3 टर्म्स का मतलब फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब फिफ्थ लिखनी है. A5 क्या होगा,
A5 इज इक्वल टू A+5 में से एक कम कर देंगे 4D। ये रूल याद है ना, A3 A4 A5 ये सब कैसे निकालते थे। तो ऐसे ही यहाँ मैंने लिख लिया A5 का फॉर्मूला A+4D। तो A कितना है 2 + 4 × 1/2, 4 × D, D हमारा आया है 1/2। तो ये हो गया हमारा 2 + 2 ही बच गया, 2 + 2। तो A5 कितना आ गया यहाँ से 4। A6 क्या होगा A+5D, 6 में से एक कम कर दिया तो A है 2 + 5 × 1/2, ये हो गया 2 + 5/2, यानी कि 2 × 2 = 4, 4 + 5 9/2, ये आ गई A6। अब निकालेंगे A7। A7 क्या होगी A+6D। A कितना है 2 + 6 × D हमारा 1/2, 2 × 3 = 6, यानी 2 + 3, दैट मीन्स A7 इज इक्वल टू 5। क्लियर। ये AP फॉर्म कर रहा था, इसलिए हमने इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स को भी निकाल के यहाँ इनको दिखा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है। अब नेक्स्ट के लिए मुझे ये रफ करना पड़ेगा, या कोशिश करते हैं आ जाए तो यहाँ ट्राई करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या क्या गिवन है, -1/2, -3/2, -5/2, -7/2। तो A2 - A1 -3.2 -1.2, ये हो गया -3.2 -+1.2। ये सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो ये 2 ही बच गया -2.0। अब A3 - A2 -5.2 -3.2, ये हो गया -5.2 -+3.2, ये आ गया हमारा, ये भी वही आ जाएगा -2। ठीक है, नेक्स्ट भी -2 आएगा, तो ये हो गया A4 - A3 इज इक्वल टू -7.2 -5.2, तो ये हो गया -7.2 -+5.2, ये भी कितना बचा -2। तो ये बात लिखिए, हेंस दिस गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP, D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका -2। ठीक है, अब A5 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि रूल तो आपको पता ही, A+4D। A कितना है -1.2 + 4 × D है -2, तो कितना हो गया -1.2 -8, तो कितना आ गया ये -9.2। ऐसे ही A6 का रूल आपको पता ही है, A+5D। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें अगर इसमें भी आप -2 ऐड कर दोगे तब भी आ जाएगा वो। तो इसके बाद -11.2 आ जाएगा और -13.2, तो ये 2 टर्म आपको खुद लिखनी है। ये हमारी A6 आएगी और ये A7 आएगी। ठीक है, कर सकते हैं, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बचे हुए पार्ट्स करते हैं, बचे हुए पार्ट देखते हैं क्या है इसके। उनमें से इंपॉर्टेंट जो पार्ट होंगे ना वो करेंगे, सारे नहीं करेंगे। ठीक है, सारे को खुद आपको भी करने हैं कुछ। नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं उसमें से 5th पार्ट है ये। 5th पार्ट में लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सो ऑन भी है। तो A2 - A1 करते हैं, वही काम करना है ना, मैं तो चेक करना है। तो 3 + √2, ये तो हो गया A2 और -3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो A2 - A1 क्या आया 3। फिर A3 - A2 करते हैं। A3 क्या है हमारा 3 + 2√2 माइनस A2 3 + √2, 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, ये रहेगा यहाँ से 2√2 माइनस √2। वैसे तो आपको पता ही होगा 9th में क्वेश्चन करे थे 2√2 में √2 माइनस करा तो √2 बचेगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आता तो √2 कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बचेगा 2 माइनस √2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ बच गया 1, तो ये हो गया 2 - 1 1 के √2 से करेंगे तो √2, तो यहाँ भी √2 ही बचा था, 3 से तो 3 कैंसिल हो गया था ना, ये हो गया। अब A3 - A2 ये हो गया। अब A4 - A3 करेंगे तो A4 - A3 करा 3 + 3√2 माइनस, ये भी नेगेटिव साइन होगा,
क्योंकि यहाँ ब्रैकेट थी ना, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अब जैसे इसमें 3 माइनस 3 A4 माइनस A3, A4 हमारी 3 प्लस 3√2 माइनस A3 माइनस करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। A3 ये है A3 हमारा। उसके बाद 3 से 3 कैंसिल आउट, 3√2 में से 2√2 माइनस किया तो ये भी क्या आ गया √2। तो ये AP है, D क्या है इसका √2। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या होगी 1 2 3 4, फिफ्थ क्या होगी, इसमें D ऐड कर देंगे ना, D क्या है √2, तो ये हो जाएगी 3 प्लस 4√2। नेक्स्ट होगी A6, ये क्या होगी 3 प्लस 5√2, एक एक D ऐड करते जाएंगे सब में। A7 क्या होगी 3 प्लस 6√2। क्लियर, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, अंडर रूट वाले क्वेश्चन तो हम 9th में काफ़ी पढ़े हैं तो आसान लगेगा आपको ये। नेक्स्ट है A2 माइनस A1 करो, 0.22 माइनस 0.2, तो ये कितना बचेगा, देखो सब्ट्रैक्ट नहीं करना था तो 0.22 0.2 कुछ नहीं है तो 0 2 0, तो क्या बचा 0.02। नेक्स्ट A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 किया तो 0.222 माइनस 0.22, इसको भी करके देखते हैं 0.222, 3 टाइम्स 2 0.2 टाइम्स 2, एक ये 0 हो जाएगा 0 0 0.0, तो ये हो गया हमारा 0.002। पहले ही दोनों इक्वल नहीं आए तो दिस लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म्स एन AP। एक और इसमें नेक्स्ट पार्ट है, 8th पार्ट है, ये 8th लिख रहा हूँ मैं अभी यहाँ। एट पार्ट है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, 4 टर्म्स हैं, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, सारी टर्म्स सेम है ना, कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो इनमें कॉमन डिफरेंस 0 आएगा। इस टाइप की AP को हम कांस्टेंट AP बोलते थे, मैंने लास्ट लेक्चर में स्टडी कराया था आपको कि ये कांस्टेंट AP फॉर्म करेगा। ठीक है, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो -1/2 माइनस -1/2, तो ये होगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, दिस बिकम्स 0। ऐसे ही A3 माइनस A2 करेंगे, A3 भी -1/2 है भाई, एक ये फॉर्मूले का माइनस और A2 भी -1/2 है, ये फिर 0 आ जाएगा इसी तरीके से। तो दिस फॉर्म एन AP विद D इज इक्वल टू, इसका D क्या आ जाएगा 0, और इसकी अगली टर्म्स भी यही आएंगी, A5 भी -1/2 आएगी, A6 भी -1/2 आएगी और A7 भी क्या आएगी -1/2। तो इस टाइप का जो AP होता है जिसकी सारी टर्म्स सेम होती हैं उस AP को हम कांस्टेंट AP बोलते हैं। ठीक है, अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट्स में है, नेक्स्ट 10th पार्ट है, 10th पार्ट इज A2A 3A 4A, तो A2 माइनस A1 करते हैं। वैसे मेरे को दिख रहा है कि इसमें A ऐड किया तो 2A बन गया, इसमें A ऐड किया तो 3A बन गया, इसमें A ऐड किया तो 4A, तो साफ साफ दिख रहा है तो AP है। A ऐड करते चल रहे हैं हम, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका A, लेकिन तरीके से करेंगे तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 2A माइनस A, दैट मीन्स A। ऐसे ही A3 माइनस A2, A3 है 3A, A2 2A, 3A माइनस 2A इज इक्वल्स टू A। ऐसे ही A4 माइनस A3, A4 क्या है 4A माइनस 2A इज इक्वल टू A, तो D इज इक्वल टू क्या, यस, दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP विद D इज इक्वल टू 2, और फिर इससे अगली टर्म क्या होगी 4A में, सॉरी D इज इक्वल टू A, 4A में A ऐड करेंगे तो 5A, A6 क्या होगी 6A और A7 क्या होगी 7A। क्लियर, नेक्स्ट इज A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4, तो A2 माइनस A1 यानी कि A स्क्वायर माइनस A, यानी कि A कॉमन ले लिया तो A माइनस 1, A3 माइनस A2, A3 है A क्यूब माइनस A स्क्वायर, इसमें स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा A माइनस 1। क्या ये दोनों सेम है, नहीं, यहाँ A कॉमन लिया गया, यहाँ A स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसको, A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो दिस लिस्ट ऑफ नंबर, दिस गिवन लिस्ट ऑफ नंबर या लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म्स एन AP। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चन। ठीक है, अब कुछ एक पार्ट और बचते हैं, उसमें से एक दो पार्ट और करा देता हूं आपको मैं।
12th पार्ट है अंडर रूट 2 कॉमा अंडर रूट 8 कॉमा अंडर रूट 18 कॉमा अंडर रूट ऑफ 32। चेक करते हैं कि ये एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। अपना वही पुराना मेथड, डी निकालने की कोशिश करो, सेम आता है तो एपी हो जाएगा। अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 2, क्या माइनस कर सकते हैं इसको हम? फिलहाल तो देखने में नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। कैसे? अंडर रूट जो 8 है, 8 के एक बार फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 दिस, तो इसके फैक्टर किए। अंडर रूट 8 था वैसे तो हमारे पास, तो फैक्टर्स में क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इन 2 का पेयर्स बन गया। जब भी जिन नंबर्स का पेयर बन जाता है उसको हम अंडर रूट से बाहर निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा? ये 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2। 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 माइनस किया तो अंडर रूट 2 बच गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 है अंडर रूट 18 और ये अंडर रूट 8। अब भाई 18 के फैक्टर करेंगे तो क्या आते हैं? देखो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 इंटू 1, तो अंडर रूट 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ 3 का पेयर बन गया, जैसे यहाँ 2 का पेयर बना था, 2 को मैंने बाहर निकाल दिया था, यहाँ 3 का पेयर हो गया तो 3 को बाहर निकाल दो, 3 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं इसको। 18 को क्या लिखा? 3 अंडर रूट 2, और 8 को अभी जस्ट लिखा ही था हमने 2 अंडर रूट 2। 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 माइनस किया तो क्या आया? अंडर रूट 2। ठीक है, नेक्स्ट a4 माइनस a3, a4 अपना अंडर रूट ऑफ 32 माइनस अंडर रूट ऑफ 18। अंडर रूट ऑफ 32 क्या लिख सकते हैं? 32 के फैक्टर करो, 2 से हो गया 16, 2 से हो गया 8, 2 से हो गया 4, 2 से हो गया 2 और 2 से 1, तो ये अंडर रूट 32 क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम, तो एक 2 का पेयर ये, एक पेयर ये, यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि 4 बार आ गया, 4 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, तो अंडर रूट 32 की जगह होगा 4 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 18 की जगह 3 अंडर रूट 2। 4 अंडर रूट 2 में से 3 अंडर रूट 2 माइनस किया तो फिर वही 1 अंडर रूट 2 बचेंगे, यानी कि क्या बचेगा? अंडर रूट 2। यहाँ भी अंडर रूट 2 आया था, यहाँ भी, तो ये लिस्ट ऑफ नंबर क्या फॉर्म कर रहा है? एपी। ये आपने 9th में भी करे हैं, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है इनमें। ठीक है, अब एपी है तो फिर इसकी 3 टर्म्स और बतानी पड़ेंगी, तो इसकी a5 क्या होगी? a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। a है हमारा अंडर रूट ऑफ 2, 4 इंटू डी भी शायद यही आया हमारा, तो वेरी गुड, अंडर रूट 2 लिख देना यहाँ पे। दिस फॉर्म एंड एपी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2। कितना हो गया? अंडर रूट 2, यानी कि 5 अंडर रूट 2 हो गया ये, 5 अंडर रूट 2। या इन्हीं की तरीके से लिखना चाहो ना तो देखो अंडर रूट से 5 बार आया है ना, ये है 5 अंडर रूट 2। अंडर रूट से कौन बार आया हुआ है? 5, यानी जब ये अंदर होगा अंडर रूट के तो ऐसा हुआ होगा 5 इंटू 5 इंटू 2, तभी तो ये अंडर रूट बाहर आके 5 यहाँ बाहर आ गया, तो ये कितना होगा अंडर रूट में? 5 5 25 इंटू 50, तो यानी क्या हो गया ये? अंडर रूट 50। ये भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, इन्हीं तरीके से लिख के दिखाना है। तो नेक्स्ट फिर a6 क्या हो जाएगा? यहाँ ठीक है लिख देते हैं, यहाँ a6 फिर वही अंडर रूट 2 a प्लस 5d, 5 इंटू 5d। ठीक है, यानी कि 6 अंडर रूट 2। अब 6 बार आया तो अंदर 36 होगा, है ना, तभी तो 6 बार आया, तो 36 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 72। ठीक है, ऐसे ही a7, a कितना है? अंडर रूट 2 प्लस 6d, यानी कि ये हो गया 7 अंडर रूट 2। अब 7 बार आया है, 7 बार तभी आ सकता है जब अंदर 49 होगा, और 49 2 से क्या हो जाएगा? 98। ये हमारी आ गई इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही लगता है मेरे को, पूरे 4th क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसी में बच्चे इनको यहाँ इतना ही छोड़ देते हैं कि तो माइनस ही नहीं होगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद सब गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ये माइनस हो सकते हैं। ये हम सीखे हमने ये 9th क्लास में, 9th में रैशनल नंबर पे पूरा जोर इसीलिए दिया गया था कि 10th 11th 12th में जब भी आप इर्रेशनल नंबर्स पे आओ तो उनको अच्छे से कर पाओ। ठीक है ना, तो अब चलते हैं नेक्स्ट में। a2 माइनस a1 अंडर रूट ऑफ 6 माइनस अंडर रूट ऑफ 3। तो 6 के क्या फैक्टर्स होंगे? वही
अंडर रूट के अंदर क्या आएगा 2 × 3, तो कुछ भी पेयर नहीं बन रहा, तो अंडर रूट 6 को तो फिर अंडर रूट 6 ही लिखना पड़ेगा हमने, ठीक है। या अंडर रूट 2 × अंडर रूट 3 इसके फैक्टर बन रहे हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 × अंडर रूट 3, ऐसे तो लिख सकते हैं, और माइनस अंडर रूट 3। अब चाहो तो अंडर रूट 3 कॉमन निकाल लेते हैं और क्या बचेगा अंडर रूट 2 - 1। इतना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। नेक्स्ट a3 - a2, a3 क्या है अंडर रूट ऑफ 9 माइनस अंडर रूट ऑफ 6। अंडर रूट 9 को 3 कह सकते हैं, अंडर रूट 6 को 2 × अंडर रूट 3। ज़्यादा अगर अंडर रूट 3 कॉमन लेने का मन कर रहा है तो इस 3 को अंडर रूट 3 × अंडर रूट 3 कह सकते हैं, इस 3 को कह सकते हैं ना, रूट 3 × रूट 3, और माइनस अंडर रूट 2 × अंडर रूट 3। अगर कॉमन लें अंडर रूट 3 यहाँ से, तो अंदर बचता है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे a2 - a1 डज नॉट इक्वल टू a3 - a2, सो दिस गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म्स एन AP। AP नहीं फॉर्म करा तो फिर नेक्स्ट टर्म तो इसके बताने का मतलब ही नहीं हमारा, ठीक है। इसमें अब 2 पार्ट और बचते हैं, 14th एंड 15th, अभी करा देता हूँ उनको। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ये है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। ये AP फॉर्म नहीं करेगा, लेकिन आपको चेक कैसे करना है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, ये 25, ये 49, बहुत ज़्यादा गैप है सबके अंदर, तो ये AP फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट में भी कुछ ऐसे ही पावर्स हैं, तो उन पावर्स को ओपन करके चेक कर लेना आप। ऐसे तो बिना ओपन करे तो आप कर नहीं पाओगे, तो पावर्स को पहले खोल लेना। पावर खोलने के बाद वो क्या नंबर्स आते हैं, उनका आपस में डिफरेंस क्या है, कैसे वो रिलेट कर रहे हैं, तो वो तब जाके आपको चेक करना है कि AP फॉर्म होता है या AP फॉर्म नहीं होता है। अब जिसका आपको ज़्यादा वेट भी हो रहा होगा मेरे हिसाब से, कि आपने ये सोच रहे हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्यों नहीं कराया, क्या मैं इसको छोड़ दूंगा, क्या ये मुझे आता नहीं है, ये सब बातें नहीं है। अब आप कैपेबल हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने के लिए, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराता हूँ। वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जब मैं कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने स्टार्टिंग में वो क्यों नहीं कराया, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में वहीं से करता तो फिर इतना कन्फ्यूजिंग हो जाता आपके लिए AP, आप उसको कर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद आप उसको कर पाते। अब हार्ड वर्क तो आपको अब भी करना है, बिना हार्ड वर्क तो कोई चीज़ अचीव होती नहीं है, तो अब थोड़ा कम हार्ड वर्क करना पड़ा, क्योंकि AP क्या होती है, कैसे चेक करते हैं, ठीक है, वो चीज़ें हम निकाल चुके हैं। अब मैं सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स नहीं गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको कुछ सिचुएशंस गिवन है, तो वो सिचुएशंस आपको स्टडी करनी है, उनसे देखना है कि एक लिस्ट ऑफ नंबर निकल के आएगी, और वो लिस्ट ऑफ नंबर निकलने के बाद फिर उस लिस्ट ऑफ नंबर को चेक करना है कि वो AP फॉर्म करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। जैसे कि जो फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है यहाँ, उसका क्या मतलब है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर इज ₹15। पहले किलोमीटर का रेट क्या है, ₹15, ठीक है। फेयर फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू ₹15, ठीक है। 1 किलोमीटर का फेयर है हमारा ₹15 एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। उसके बाद हर जो किलोमीटर एडिशनल मतलब ऐड होता जाएगा तो 8 रुपये बढ़ते जाएंगे। तो 2 किलोमीटर का फेयर क्या हो जाएगा, 15 पहले का, 2 का कितना हो गया 15 और 8 23, 3 का कितना हो जाएगा 23 और 8 31, 4 का कितना हो जाएगा 39। तो लिस्ट ऑफ नंबर क्या बनी, तो फेयर इज 15, 23, 31 एंड 39 एंड ऐसे ही चलते जाएंगे। तो अगर और भी किलोमीटर हमने ट्रैवलिंग करनी है तो ये लिस्ट ऑफ नंबर चेक करनी है AP है या नहीं है। तो क्या होगा, टू चेक दिस इज टू चेक फॉर AP A2 - A1 23 - 15 8 आएगा। मेरे को पता है, मैंने खुद 8 ऐड करके इसको लिखा था, ठीक है। A2 - A1, A3 - A2 31 - 23, ये भी हमने खुद 8 ऐड करके लिखे थे। A4 - A3, ये भी कितना आएगा 39 - 31 8। तो यस, दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म AP। ये लिस्ट ऑफ नंबर क्या फॉर्म करती है, फर्स्ट पार्ट में लिस्ट ऑफ नंबर जो आई थी वो AP हो गया था। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं कि AP है या नहीं है। सेकंड पार्ट इज द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम pump removes 1/4 of the air, vacuum pump removes
1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। कह रहे हैं कि कोई सिलेंडर है, उसके अंदर एयर है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। आप लोग साइंस पढ़ते हैं कि सिलेंडर के अंदर एयर का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। उस वॉल्यूम के साथ क्या कर रहा है कि एक वैक्यूम पंप लगाया है, ठीक है। वैक्यूम पंप लगाते ही उस सिलेंडर के अंदर जितनी एयर प्रेजेंट है ना, उसका 1/4 बार निकल जाता है। कि जैसे मैं मान लूँ सिलेंडर के अंदर 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम की एयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब मैं वैक्यूम पंप लगाऊंगा तो वो कितनी बार निकल जाएगी, इसका 1/4 बार निकल जाएगी, यानी 25 मीटर क्यूब बार निकल गई। ये चली गई बार, तो बची कितनी, 100 थी, 25 बार निकल गई, तो कितनी बची, 75 मीटर क्यूब। ये फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया वैक्यूम पंप का। फिर वैक्यूम पंप का सेकंड अटेम्प्ट करेंगे तो अब फिलहाल सिलेंडर में एयर कितनी है, 75 मीटर क्यूब। अब 75 का 1/4 ये बार निकाल देगी जितनी भी आती है, ठीक है। इस तरीके से हमने चलना है। तो फिलहाल तो हमें पता नहीं है कि भाई हमारा जो सिलेंडर है उसके अंदर कितना वॉल्यूम है जो एयर का वो प्रेजेंट है। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, कितनी एयर प्रेजेंट है वो मान लिया कि कुछ भी वॉल्यूम है, वी वॉल्यूम मान लिया मैंने, वी मीटर क्यूब हो गया वो, ठीक है। वी वॉल्यूम प्रेजेंट है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ वैक्यूम पंप, फर्स्ट अटेम्प्ट क्या करेंगे, V प्रेजेंट है, इसका 1/4 बार निकल रहा है ना वो, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग। तो इसका 1/4 बार निकलेगा तो कितना, V इंटू 1/4, यानी कि V/4 एयर कम्स आउट। तो कितनी बची, तो अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स, देखो V वॉल्यूम था उसके अंदर, V/4 हमने बाहर निकाल दिया, तो बचा कितना, V में से V/4 माइनस कर दो, V माइनस V/4, 4V माइनस V कितना हो गया, 3V/4। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में जो हमारा सिलेंडर के अंदर बचा, पहले हमारे पास V थी, अब हमारे पास कितनी बची, 3V/4, ठीक है। अब करता हूं मैं सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ वैक्यूम पंप। तो जितनी एयर बची हुई है उसका 1/4 फिर बार निकल जाएगा। मेरे पास ये बची हुई है 3V/4, इसका 1/4 बार निकाल दिया, यानी कितना बार निकला, 3V/16। ये बार निकलने वाली है भाई, ये गैस है बाहर निकल गई है, ठीक है। तो बची कितनी, अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स, अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स, कितना एयर का जो अमाउंट बचा है, 3V/4 पहले थी हमारे पास और 3V/16 निकल के भाग गई, तो बची कितनी, माइनस कर दो, 4 4 जा 4 3 जा 12V माइनस 3V, दैट मीन्स 9V/16, दैट मीन्स 3V/4 का स्क्वायर। चलो एक और अटेम्प्ट मार लें। अब ये सारी बातें लिखनी है आपको, डायरेक्ट मैं सीधा फोर्थ अटेम्प्ट कर रहा हूँ। फोर्थ अटेम्प्ट में क्या होगा, 3, ये यानी कि कितनी थी अपने पास, 9V/16 थी, इसका 1/4 फेंक दिया बाहर, तो 9V/64 रहेगी। तो रिमेनिंग एयर क्या होगी, ये बाहर निकल गई, बची कितनी, जितनी थी उसमें से इसको माइनस कर दो, थी कितनी, 9V/16 थी, तो 9V/64 बाहर निकल गई, तो एलसीएम तो 64 आ गया, 16 4 जा 9 3 जा 9 4 जा 36 माइनस 9V, और ये बचे भाई 27 बचा शायद, 27V/64, ये हो गया 3V/4 का क्यूब। ऐसा भी एक क्वेश्चन किया था हमने कि कुछ a स्क्वायर a क्यूब कुछ इस टाइप से आ रहा था ना, वो AP नहीं बना था, ये भी नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखो पहले ये a फिर a स्क्वायर a क्यूब ये आते जा रहे हैं, तो ये AP तो कभी फॉर्म करेंगे ही नहीं। तो क्या क्या लिस्ट आई हमारे पास, V ये स्टार्टिंग में थी, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ये रहेगी, सेकंड के बाद क्या बची 3V/4 का स्क्वायर, और उसके बाद क्या बची
तो क्या लिख देंगे, दिस लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन एपी। एक बार इसको निकाल के भी दिखा देंगे, a2 माइनस a1 क्या होगा 3v/4 माइनस v, यानी यहाँ माइनस v/4 4 ये कर लोगे आप। a3 माइनस a2 3v/4 का स्क्वायर, यानी सीधा लिख देता हूँ मैं इसको 9v/16 माइनस 27v/64। एलसीएम आ गया 64, 16 4 9 36v माइनस 27v, ये बचा 9v/64। ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। सो दिस लिस्ट ऑफ या दिस इन दिस सिचुएशन वी डज नॉट फॉर्म्स एन एपी। समझ में आई? एक बार मैं इसको फटाफट एक बार और रिकॉल करा देता हूँ, क्या पता आपको ना क्लियर हुआ हो, वैसे हो गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कहता है कि एक सिलेंडर है, उसके अंदर कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है, फिर हम उसमें एक वैक्यूम पंप निकालते हैं। वैक्यूम पंप की क्या खासियत है, क्या काम कर रहा है वैक्यूम पंप? वो ये काम कर रहा है कि एक बार हम वैक्यूम पंप लगाते हैं, जब उसको वो क्या करता है कि सिलेंडर के अंदर जितनी एयर है ना उसका 1/4 बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो हमें तो नहीं पता था सिलेंडर के अंदर कितनी एयर है तो हमने सपोज कर लिया कि सिलेंडर के अंदर कितना वॉल्यूम है v, कुछ भी सपोज कर सकते हो आप XYZ, वॉल्यूम से v था इसलिए मैंने v लिख दिया। तो जब पहली बार वैक्यूम पंप लगाया तो 1/4 वॉल्यूम बाहर निकल गया, तो v का 1/4 क्या होता है v/4। ये थी, ये बाहर निकल गई, तो बची कितनी, जितनी थी उसमें से जो बाहर निकल गई वो माइनस कर दी 3v/4। ठीक है, अब सेकंड अटेम्प्ट जब हमने किया तो ये अपने पास थी, अब इसका 1/4 बार निकलेगा, इसका तो निकलेगा नहीं, ये तो खत्म हो चुकी है। अब तो सिलेंडर के अंदर इतनी वॉल्यूम की एयर है तो इसी का तो 1/4 बार निकलेगा। तो यहाँ ये गलती मत करना कि दोबारा इसी का 1/4 निकाल दो, तो फिर वो यही बचता जाएगा हर बार, फिर तो एपी बन जाएगा वो। ठीक है ना, ऐसे नहीं करना है। तो जो एयर बचती है सिलेंडर के अंदर उसका 1/4 निकलता है, तो फिलहाल ये बची हुई है तो इसका 1/4 ये हो गया, फिर माइनस करा तो ऐसे आ गया, फिर इसका 1/4। ऐसे करके जब हमने देखा तो वो स्क्वायर क्यूब फिर पावर 4 आ जाती, फिर पावर 5 आती, तो ये तो कभी भी एपी फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो सके इसके, 2 और बचते हैं। अब थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल। डिगिंग मतलब खुदाई, खोदना, कि एक कुएं की खुदाई हो रही है और उसको खोदने का जो कॉस्ट है वो क्या है। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹50 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड रेजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। 1 मीटर खोदा तो 150 रुपये, उसके बाद जितने किलोमीटर खोदते जाएंगे हर किलोमीटर मीटर के बाद 50 रुपये उसमें ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो कॉस्ट फॉर 1 मीटर कितनी है, कॉस्ट फॉर 1 मीटर ऑफ डिगिंग। अगर 1 मीटर खोदता है तो कॉस्ट इसने कहा कितनी 150। ठीक है, 2 मीटर गया तो 150, तो ये पहले ही थे ही। ठीक है, और 50 रुपये और ऐड कर दिया तो कितने हो जाएंगे 250 रुपये ऐड हो रहे हैं ना, ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ये रेज हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। 3 मीटर के लिए फिर इसमें 50 जोड़ दो 250, 4 मीटर के लिए 300, ऐसे चलते जाएंगे। तो क्या है हमारे पास लिस्ट 150, 200, 250 और 300। तो आई थिंक ये एपी है, क्योंकि हम ही इनको 50-50 ऐड करके, टैक्सी वाला काम है ना ये, टैक्सी में 8-8 रुपये बढ़ रहे थे किलोमीटर के हिसाब से, इसमें मीटर के हिसाब से जितने अंदर जाते जाएंगे 50-50 रुपये इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये आपको कर लोगे इसको एपी फॉर्म। ठीक है, लास्ट पार्ट बचता है, लास्ट करते हैं इसका। लास्ट पार्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर। लिस्ट किसकी बनानी है, अमाउंट ऑफ मनी की, जो हर साल हमारे अकाउंट में होगी। कब होगी, when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। जब हमने 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए हैं 8% पर एनम के इंटरेस्ट से, तो हर साल हमारे अकाउंट में कितने रुपीज होते जाएंगे वो लिखने हैं। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितने होंगे हमारे पास, इनिशियली कितने हैं हमारे पास, इनिशियली वी हैव कितने 10,000। ठीक है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर YEAR। एक बार इंटरेस्ट देख लेते हैं कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर जो है वो टाइम होता है T। ठीक है, ये 8th क्लास में सीख लिया होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। प्रिंसिपल क्या है हमारा यहाँ, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है,
इंटू 1 प्लस आर कितना है 8/100, ये हो गया 10,000 इंटू 100, 8/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये होगा 2 0 और लग जाएंगे इसके पीछे, ठीक है। दूसरा अमाउंट ये आ गया। अब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, देखो यहां सोचने वाली बात यह है कि अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट अब भी 10,000 को मानूंगा ना, तो मेरे को टाइम फिर 2 साल का गैप देना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 के बाद अब हमको 2 साल हो चुके हैं 10,000 जमा कराए, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंसिपल अमाउंट मान लूँ तो फिर टाइम मेरे को 1 ही साल लगेगा, क्योंकि इससे 1 ही साल बाद वाली बात है, ठीक है ना। तो समझ में आनी चाहिए बात आपको कि प्रिंसिपल अमाउंट अगर 10,000 लेता हूं तो फिर मेरे को टाइम 2 ईयर्स लेना पड़ेगा, यहाँ पावर क्या लगानी पड़ेगी 2। लेकिन अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट 10,800 ले लूँ तो फिर ये तो सेकंड ईयर का, तो थर्ड का ही तो अमाउंट निकाल रहे हैं हम, ये फर्स्ट ईयर का था सेकंड का निकाल रहे हैं, तो इनके बीच में सिर्फ 1 ही साल का गैप है, ठीक है ना। तो फिर वो तो मैं इसको प्रिंसिपल मान लेता हूँ, क्योंकि फिर पावर 2 करूंगा तो कैलकुलेशन ही बढ़ाने वाली बात होगी, तो इसको ही पावर मान लेते हैं। तो 10,800 इंटू 1 प्लस 8/100, पावर 1 ही रहेगी। अब 10,800 इंटू 108/100, 108 गुणा 108 करेंगे तो ये कितना आएगा, 108 की और 108 की मल्टीप्लाई करिए, 8 8 जा 64, 801, 4 6 8 8 16 7 1, ये आ गया 17664। और ज़्यादा नहीं निकाल रहे क्योंकि यही समझ आ रहा है कि ये एपी नहीं हुआ, क्योंकि क्या अमाउंट की लिस्ट क्या बनी, लिस्ट ऑफ अमाउंट इज 10,000। सबसे पहला अमाउंट हमारे अकाउंट में था 10,000, फिर 1 साल बाद हो गया 10,800, फिर 1 साल बाद हो गया 17,664। ठीक करिए मल्टीप्लाई, यहाँ 1 आएगा। मैं भी कहूँ एकदम से 7,000 कैसे लग गया। तो यहाँ दिख रहा होगा आपको इन दोनों में कितना गैप है, 800 का, और यहाँ ज़्यादा, यहाँ थोड़ा ज़्यादा गैप है, तो डिफरेंस तो सेम आ ही नहीं रहा है, तो ये क्या फॉर्म नहीं करेगा, ये एपी फॉर्म नहीं करेगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ये क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट के ज़्यादा पूछे नहीं जाते, हो सकता है भूल के कोई एक क्वेश्चन पूछ ले आपसे, तो इसलिए मैंने आपको करा दिए हैं। जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो सेकंड थर्ड फोर्थ में से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा आपसे 1 नंबर का एग्जाम में, और अब कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, उनमें से क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। तो अब उनकी तरफ बढ़ते हैं हम टाइम वेस्ट ना करते हुए। अब अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, आपको समझ में आने चाहिए, इंटरेस्ट बिल्कुल बहुत अच्छा बनेगा। क्या गिवन है, क्या पूछा गया है, 2 बातों के बीच का रिलेशन है, फॉर्मूला एक ही है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी, जिसको मैंने प्रूव भी करके दिखाया था। an बोलते हैं हम nth टर्म को, ठीक है। जो n नंबर पे है वो nth, जो थर्ड नंबर पे है वो a3, जो 100th नंबर पे है वो a100, और उसका फॉर्मूला क्या था, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भूल गए तो फिर एपी आपने पढ़ी ही नहीं, ये नहीं आता ना आपको, तो फिर एपी की तरफ देखना भी मत कभी लाइफ में। ये है एपी का बेस, अगर ये है तो फिर एपी आपके पास सारी है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक लाइन याद करना, ये an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब जो क्वेश्चन अराइज होगा, देखो यहाँ अगर एपी गिवन है तो ए और डी की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कितनी चीजें हैं यहाँ जो हम निकालना चाहते हैं। फर्स्ट an हमें नहीं पता होता कई बार, सेकंड a की वैल्यू फाइंड करा सकता है, थर्ड n की वैल्यू, और फोर्थ d की वैल्यू। टोटल 4 चीजें हैं इसमें, a n और d, ये जो हमसे फाइंड करा सकता है। तो इन 4 में से ना 3 आपके पास 100% होंगी हमेशा, तब वो चौथी आपसे निकलवाएगा। वो आपको एपी से पहचान करने की वो कौन सी 3 वैल्यूज जो हैं आपको गिवन है। 4 मिसिंग चीजें हैं, 4 में से 3 100% गिवन होंगी, तीनों की वैल्यू पुट करके फटाक से चौथी वैल्यू जो है, जो भी पूछी गई है, निकाल देंगे वहां से हम, ठीक है। तो अगर एपी गिवन होता है, कई बार बोल देगा कि ये एपी है, तो एपी पता चलता ही तो ए और डी तो हम वहीं से निकाल देंगे, तो 2 काम तो खत्म हो गए। ये ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में 80% क्वेश्चंस में आपको एपी गिवन होगा, तो उसको देखते ही ए और डी तो आप वहां से लिख लोगे। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, डी होता है कॉमन डिफरेंस, a2 माइनस a1 करके आपका डी आ जाएगा, ठीक है। बची कौन कौन, बचा an और एक n बचा।
या तो आपसे an निकलवाएगा। an क्या होती है? टर्म होती है। कौन सी टर्म होती है? nth टर्म, ठीक है। या आपसे nth टर्म दे देगा, n निकलवाएगा, ठीक है। तो जब टर्म की वैल्यू गिवन होगी तो उसको an बोलेंगे। अगर th जिसके पीछे लिखा हुआ था ना 10th 8th 100th, तो ये n होता है हमेशा हमारा, nth है, क्योंकि इसके पीछे लिखा हुआ है th, n के पीछे। तो जब भी क्वेश्चन में th जिसके पीछे लिखा हुआ आ गया ना, तो यानी वो किसकी वैल्यू है? n की। ये मेरी बातें सीख जाओ, क्वेश्चन आप कभी नहीं लाइफ में भूलोगे। क्या क्या है? पहला, अगर एपी गिवन है तो ए और डी निकालना कोई बड़ी बात नहीं, सबसे आसान काम है कि एपी बता दी, उसकी ए और डी निकालना। ए फर्स्ट टर्म सामने लिखी होगी सबसे पहले बिल्कुल, दूसरा डी A2 माइनस A1 निकल गया। उसके बाद इन दो का नंबर आएगा, तो या तो वो टीएच लिखी हुई वैल्यू आएगी, टीएच मतलब nth, यहां से आपको दिमाग लगाना है, nth बोल रहा था हमने, तो टीएच जिसके पीछे लिखा हुआ है वो n की वैल्यू है, ठीक है ना। ये शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको, वो n की वैल्यू है। फिर अगर n की वैल्यू भी दे दी तो बचा कौन? सिर्फ an, फिर वो an की पूछेगा, ठीक है। या फिर टीएच वाली चीज ना दी, नहीं दी, तो फिर जो क्या की दी है वो an है, फिर वो n की वैल्यू आपसे पूछेगा, ठीक है। तो इन दोनों में रिलेशन ये देखना, अगर टीएच गिवन होता है तो वो n की वैल्यू होती है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज ना होना, यही सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब करता हूं मैं क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल्स करा रहा हूं मैं पहले, इसके एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल थर्ड है ये जो लिखा हुआ है एग्जाम्पल थर्ड है। ये क्या है? फाइंड द 10th टर्म। कौन सी टर्म निकालनी है? 10th। टीएच आ गया ना, यानी किसकी वैल्यू है? ये n की। n इज इक्वल टू क्या इस क्वेश्चन में? 10। ये एपी लिख दिया, एपी है तो a कितना हो गया? 2, और A2 माइनस A1 किया तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। डी इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। आ रहा है क्वेश्चन। बार बार माइनस करके इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसने पहले लिख के दे दिया कि भाई ये एपी है, ठीक है ना, तो इसलिए बार बार लिख के नहीं देखेंगे हम यहाँ। तो A2 माइनस A1 ये हो गया, डी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 5। ए ये हो गया, ये किसकी वैल्यू है? टीएच लिखा हुआ है तो क्या ये? n कितना है? 10। फाइंड क्या करना है? अब an ही रह गया बेचारा, फाइंड क्या करना है? an। ये बताया था ना मैंने आपको कितनी चीज होती हैं, an a d n। a की वैल्यू आ गई कितनी? 2, d की वैल्यू आ गई 5, n की वैल्यू आ गई 10, रह कौन गया? an है, क्या फॉर्मूला होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है? 2 प्लस n कितना है? 10 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है इस क्वेश्चन का? 5। ये n की वैल्यू निकाल रहे हैं हम यहाँ। an इज इक्वल टू 2 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 5 45। तो an कितना हो गया? सॉरी, अब n की वैल्यू तो रिप्लेस, यहाँ तो n ही रहेगा, n की वैल्यू भी तो पुट कर दी ना हमने यहाँ। n की जगह क्या था? 10 कितना होगा? 47, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए फॉर्मूले से कराया है, अदरवाइज इसने हमसे क्या पूछा? फाइंड द 10th टर्म, 10वीं टर्म बताओ। 10वीं टर्म का फॉर्मूला a प्लस 9d करे थे ना ये। 5th का फॉर्मूला a प्लस 4d, एक कम कर देते हैं। 10th का फॉर्मूला a प्लस 9d, तो डायरेक्ट लिखते हैं a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d और वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से सीखते जाना, एक्सरसाइज खुद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी, एपी है हमारा 21, 18, 15, 21, 18, 15 एंड सो ऑन इज 81 माइनस 81। विच टर्म ऑफ एपी इज माइनस 81। और नेक्स्ट है, ऑल्सो इज एनी टर्म इज 0, इज एनी टर्म इज 0। इसने कहा कि ये एपी है, ये घटता जा रहा है ना, पहले 25 थे इसकी, फिर 18 होगी, फिर 15 होगी, फिर 3 और कम, कुछ भी और 7 गैप आ रहा है, कम होते जाएंगे वो। तो क्या ये जो चीज है 3 गैप आ रहा है हमारा 21 है भैया, क्या इस एपी की कोई टर्म माइनस 81 होगी? ठीक है, एक तो ये बात पूछी इसने। दूसरा, इज एनी टर्म इज 0, क्या इस एपी की कोई टर्म 0 होगी? ऐसा पूछा गया है। देखो,
अगर कोई भी नंबर जो है वो एपी की टर्म है तो उसके लिए हमें एन की वैल्यू मिलेगी मिलेगी, मतलब किसी न किसी नंबर पे तो वो टर्म होगी ना, 5वें पे है, 6ठे पे है, 20वें पे है, 1000वें पे है, किसी न किसी नंबर पे तो वो टर्म होगी। यानी एन के लिए उस पर्टिकुलर नंबर की कोई ना कोई वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी, और वो वैल्यू जो है एन की वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं 1 से स्टार्ट होती है, पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये नेचुरल नंबर होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। जो एन की वैल्यू होती है, ए एन का फॉर्मूला ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें जो ये एन की वैल्यू है ये नेचुरल नंबर होती है, ठीक है। तो वो चीज इसमें डिस्कस करनी है। अगर एन की वैल्यू नेचुरल नंबर आ जाती है तो हम बोल देंगे हाँ भाई ये जो गिवन नंबर है ना ये उसकी टर्म हो सकती है क्या है 100%। अगर एन की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आती है, नेगेटिव आ जाती है, या फ्रैक्शनल या रैशनल नंबर कुछ भी आ जाती है नेचुरल छोड़ के, तो हम कह देंगे ये इस जो है गिवन टर्म जो है वो इस एपी की, तो इस एपी के अंदर तो नहीं आता है, किसी और के अंदर आता हो तो हमें पता नहीं, जो गिवन है ना एपी इसके अंदर। तो इस एपी के अकॉर्डिंग हेयर ए इज इक्वल टू 21, डी इज इक्वल टू 18 माइनस 21, दैट मीन्स -3। d इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा -3। क्लियर हुआ। इसको कैसे करेंगे अब देखो पिछले में तो n की वैल्यू th लिखा होता था, n की वैल्यू थी, इस बार th नहीं लिखा तो किसकी वैल्यू फिर ये an की, an इज इक्वल टू -81, और an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो a भी मिल गया, an भी मिल गया, a भी मिल गया, d भी मिल गया, बचा कौन बेचारा n की वैल्यू निकालनी, और वो नेचुरल आनी चाहिए भाई, वैल्यू तो इससे निकल ही आएगी कुछ ना कुछ, लेकिन वो नेचुरल आएगी तब हम बोलेंगे कि वो जो -81 है इसकी टर्म है, ठीक है ना। नेचुरल आना बहुत जरूरी है। तो हमने n निकालना है कि भाई अगर इसकी टर्म है तो कौन से नंबर की टर्म है, ठीक है ना। तो an की जगह पुट किया -81, a की जगह 21, n का भी कुछ पता नहीं चला है, d की जगह -3, 21 उस साइड जाएगा पहले, -21 हो जाएगा। ये ना करना कि पहले -3 को इस साइड ले आओ, है ना। -3 पूरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, सिर्फ n-1 के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको अभी नहीं ले जा सकते हम उस साइड, इनटू -3। तो ये हो गया हमारा 112 8 2 10, ठीक हो गया। तो n-1 इंटू -3, अब -3 को इस साइड ले आएंगे तो 102 अपॉन -3 इज इक्वल टू n-1, ये कट गया हमारा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो n-1 की वैल्यू क्या, n-1 इज इक्वल टू आ गया 34, 1 उस साइड जाके प्लस है, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 35। क्या है नेचुरल है ना। तो यस -81 इज द टर्म ऑफ गिवन एपी, -81 इसकी टर्म है, और कौन से नंबर की टर्म है वो 35th टर्म एंड 35th टर्म 35वें नंबर पे आएगी इसमें। अब इसने पूछा 0 आएगा भाई, तो अब सेकंड पार्ट में लेट an इज इक्वल टू 0, an का फॉर्मूला a इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा पार्ट क्या पूछा है, इज 0 इसकी टर्म है क्या, इस एपी की, इज 0 इज एनी टर्म। तो अगर पहले 81 पूछा था तो हमने an की जगह -81 लिया था, अब 0 पूछा है तो an की जगह 0 ले लिया। तो 0 इज इक्वल टू 21 प्लस n-1 इंटू -3, 21 इस साइड आके नेगेटिव हो गया, और 3 इस साइड आके इसको डिवाइड कर देगा, n-1 7 आ गया, n-1 इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 1 उस साइड जाके ऐड हुआ तो 8। तो यस 0 इज ऑल्सो ए टर्म ऑफ given AP, 0 is also a term of given AP and 0 is 8th term, 8वीं टर्म है इसकी। आया समझ में। ये सेकंड टाइप थी जो ये क्वेश्चन हमने एपी में पढ़ने। फर्स्ट टाइप क्या थी कि एपी दे दिया, उसकी किसी भी नंबर की टर्म पूछ ली तो हमने एन की वैल्यू पुट करके निकाल दिया। अब टर्म दे दी, ये पूछी कि है कि नहीं है, होगी तो एन की वैल्यू नेचुरल आएगी, ठीक है। इन दोनों में नेचुरल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और उसके कुछ पार्ट्स हैं हमारे सामने। तो 5 पार्ट्स हैं ये।
फॉर्मूला वही nth टर्म का, nth टर्म वाले फॉर्मूले में अभी मैंने बताया था कि 4 वैल्यूज होती हैं, 4 में से 3 गिवन हो तो 4th निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ही कुछ चल रहा है, 4 में से 3 गिवन है। फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या गिवन है इसमें, a की जगह 7 है, an तो पूछा हुआ है तो an की जगह तो an ही लिखेंगे, और वही n की वैल्यू भी गिवन है तो n कितना है 8, a कितना है 7 प्लस a कितना n कितना है 8 माइनस 1 d कितना है 3। ठीक है, जिसकी वैल्यू पता मतलब गिवन थी वो पुट कर दी, तो a8 क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, तो a8 इज इक्वल टू 7 3 जा 21 और 7 कितना हो गया 28। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे 28। क्लियर। सेकंड, अब a की जगह माइनस 18, d नहीं दे रखा भाई इस बार, प्लस n की जगह 10 माइनस 1 इंटू डी दे रखा, an 0 है। ठीक है, एक बार फॉर्मूला लिख के वैल्यू तो पुट करेंगे, 18 इस साइड आके प्लस हो गया, इज इक्वल टू 10 माइनस 1 कितना होगा 9d, और d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/9, दैट मीन्स 2। तो यहाँ क्या फिल हो जाएगा 2। अब करते हैं पार्ट नंबर थर्ड में a पूछा गया है, तो an की जगह -5 इज इक्वल टू a तो पूछा ही गया है, n की जगह 18 माइनस 1 इंटू डी है इसमें -3। तो चलो अब हो गया ये a प्लस 17 इंटू 3 17 3 -5 इज इक्वल टू a प्लस 17 3 जा 51, और 51 उस साइड जाके प्लस -5 प्लस 51 इज इक्वल टू a, तो ये बच गया 46। तो यहाँ क्या आ जाएगा 46। ठीक है, 4th और 5th मैं आपके लिए रख देता हूँ, 4th और 5th आपको करने हैं। बोर नहीं हुए होगे आई थिंक, अगर बोर हुए हो तो वही नहीं हुए होगे, मैं तो ये सोचता हूँ होना भी नहीं आपको। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी स्टडी कराई हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अब क्वेश्चन चलेंगे फटाफट, फिर एक सम का फॉर्मूला है वो एक एक्सरसाइज के बाद कराएंगे उसको, अब डायरेक्ट फटाफट क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर अच्छे से कंप्लीट करें। आधे से ज़्यादा काम हमारा एपी का हो चुका है, सिर्फ सम बचा है, इससे अब क्वेश्चन घुमा फिर आगे पूछेगा, वो मैं आपको क्वेश्चन की सिचुएशन आएगी तो उसके अकॉर्डिंग समझाता चलूँगा, क्वेश्चन आगे पीछे घुमाए कैसे कैसे करे वो हम करते रहेंगे। ठीक है, मेहनत करनी है, मेहनत नहीं छोड़नी है, फिलहाल टाइम है, इसको वेस्ट नहीं करना है, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है, कोई भी लेक्चर आपका मिस ना हो। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट।